राम राम जी सारण। और क्यों क्या लगी कल वाली क्लास? उम्मीद है बढ़िया लगी होगी। बहुत सहयोग करियो थे, बहुत अच्छो रिस्पॉन्स दी हुआ है। आगे ये बढ़िया बस थे रिस्पॉन्स अंदर हो थाने बढ़िया बढ़िया मैटर मिला को ए नंबर एग्जाम में डिटो क्वेश्चन, ठीक है ना। और बढ़िया टॉपिक, कोई डाउट को नहीं, आप आराम उदारी कर लेंगे। कल मैं थाने के भी आप जो को जेल पर सिलेबस बहुत इजी टॉपिक हो, बहुत थाना अच्छा समझ में आयो उससे, ठीक है। तो अब अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करना अपनो प्रकाश। देखो प्रकाश चैप्टर है बहुत अच्छो। वो देखो प्रकाश चैप्टर नहीं वो सारा जरूरी कौन जेल प्रहरी में ब्यासी जेल प्रहरी में तो आवे कोई आवे को प्लस देखिए राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, बिन अंदर भी टॉपिक दे रखियो है, रीट के अंदर भी टॉपिक दे रखियो है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर तो बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चन आएगा, एनटीपीसी के अंदर दे रखियो है, ठीक है। और जितना स्टेट और सेंट्रल एग्जाम में हर में वो क्वेश्चन वो टॉपिक तो कन्फर्म है, ठीक है। और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत फैक्चुअल टॉपिक है, पर मतलब A1 टॉपिक है, बहुत अच्छा देखो 3-4 क्वेश्चन आरामदारी में पड़ा है, ठीक है। तो अभी मैं टेंशन को लेनी और ज्यादातर पड़ा प्रकाश का परावर्तन क्वेश्चन, एक एक चीज के बारे में आप डिस्कस करूंगा, एक एक शब्द के बारे में आप डिस्कस करूंगा, क्या चीज है क्या नहीं है, क्या काम करे क्या नहीं करा, सब के बारे में, ठीक है। और अगर थे वो तो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चैनल को नाम थाने पता ही है, नहीं पता तो आप एक बार फिर बता दें, बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार अपने चैनल को नाम है, बढ़िया तरीके से सपोर्ट करो, कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया थाने मैटर करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर प्रकाश प्रकाश की लाइट है, चाणनो है, रोशनी है, अलग अलग नाम है इनका, ठीक है। तो अब देखा प्रकाश वास्तव में है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, प्रकाश भी एक प्रकार की, ठीक है। और आज की गतिग्रह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी कि तरंग रूप में चल रहा है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये प्रकाश चलता है। पहले तक 2 क्वेश्चन 8 बन गया अपना। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये चलती है, ठीक है। दूसरी बात है किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश अति आवश्यक है। आप जितनी भी चीजें देखने लग रहे हैं, जितनी भी चीजें आप देखने लग रहे हैं, कुछ भी है, सूर्य चंद्रमा प्रकाश, सूर्य चंद्रमा, ठीक है, तारे, मेज, कुर्सी, ठीक है, घर, दीवार, पेड़ पौधा, आसमान, जितनी भी चीजें आप अपनी आंखों देख सका, वे सारी की सारी की है प्रकाश है, बिन वजह हुई आप देख सका। अगर प्रकाश नहीं होता अपन चीजें कभी नहीं देख सका, ठीक है। पहली बात तो इन बात को थाने सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु अपन देखने की खातिर अपन क्या चाहिए? प्रकाश है अति आवश्यक है, बिना प्रकाश की चीज अपन कोई भी चीज अपन कौन देख सका। अब प्रकाश की प्रवृत्ति की है द्वैत प्रकृति रहेंगी, द्वैत यानी कि प्रकाश कण के रूप में भी पाया जावे और तरंग के रूप में भी पाया जावे, किन रूप में? कण के रूप में भी पाया जावे और तरंग के रूप में भी पाया जावे। आगे आप बारे विस्तार में चर्चा करेंगे, कण की प्रकृति हुआ, द्वैत किसी हुआ, तरंग किसी विस्तार में चर्चा आरामदारी करेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरे, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं सर 7। कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में? श्वेत प्रकाश में अपने 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? सभी को पता है, छोटी क्लास में आप पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पहला होता है बैंगनी, दूसरा होता है नीला, तीसरा होता है आसमानी, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है पीला, छठवां होता है नारंगी और सातवां होता है लाल। ये 7 रंग प्रकाश में होते हैं, ठीक है। सर आपको कैसे पता ये 7 रंग प्रकाश में होते हैं? प्रैक्टिकल करेंगे, आगे बताएंगे कैसे 7 रंग होते हैं, ठीक है। और इन 7 रंग प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है, इन 7 रंग वही होते हैं, इसी वजह से हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई क्यों देती है? वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दूसरी बात, हम वस्तु को देखते हैं तो जैसे प्रकाश की कोई किरण आती है हमारी आंख को पड़ती है और वो परावर्तन होकर वस्तु पर गिरती है और वस्तु हुई हमें उस प्रकाश का परावर्तन करती है और हमें उसका चीज वो दिखाई दे जाती है। कैसे दिखाई देती है आराम से डिस्कस करेंगे। अभी छोटे छोटे आपको बातें बता रहा हूँ, पढ़ना गया है, ये भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बता रहे हैं इसके बारे में। दूसरा, वस्तु दिखाई देती है तो उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। वस्तु दिखाई देती है तो उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? वस्तु या तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो, या तो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो। जैसे ये भी 2-3 प्रकार की होती है। एक तो जैसे सूर्य है स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो ये प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों। दूसरा होता है जैविक, जैविक स्रोत में आता है आपका जुगनू, देखा है क्या रात को चमकता है वो, ठीक है। और तीसरा होता है कृत्रिम स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे एलईडी बल्ब,
ठीक है, मोबाइल्स, ये सारे प्राकृतिक स्रोत हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। और जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं वो वस्तुएं कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं दोस्तों। कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तु स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हो वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। पहली कंडीशन बात कर ली कि वस्तु में कौन किस आधार पर दिखाई देती है, या तो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो या वस्तु प्रकाश में रखी हो। या तो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो या वस्तु प्रकाश में रखी हो। जैसे पेन, कॉपी, मेज, कुर्सी, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन हमें फिर भी ये दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये प्रकाश में रखी हुई होती है। कभी रात को आप देखते हो, रात को अंधेरा होता है तो आपको दिखाई देता है क्या भी कहां पे कुर्सी पड़ी है, कहां पे मेज पड़ा है? नहीं पड़ा है। तभी तो अपने लाइट को, रात को लाइट ऑन करते हैं और अपनी चीजें देखते हैं। दिन में तो नहीं लाइट ऑन करते ना, क्योंकि दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रात को सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसलिए हमें लाइट ऑन करनी पड़ती है घरों में, ठीक है। और इस वजह से हमें रात को वस्तुएं दिखाई देते हैं। तो अंधेरे में अपने वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रकाश तो परावर्तन, प्रकाश नहीं होता तो उसका परावर्तन कैसे होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। सीधी सी बात पूछ लेते हैं, प्रकाश में हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसका अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। फोटोन, अभी आप बात करी कि प्रकाश है जो दो तरह की गति करे किसी, एक तो दो प्रवृत्ति हो, सॉरी किसी एक तो कणीय प्रवृत्ति और एक तरंग प्रवृत्ति। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति कण बताई, प्रकाश की कणीय प्रकृति बताई न्यूटन नामक वैज्ञानिक। न्यूटन वैज्ञानिक भाई साहब बहुत तगड़ी चीज है नी, यहाँ तक चीज। फिजिक्स का पिता ये कहलावा है, किंग का पिता? फिजिक्स का पिता, फिजिक्स के फादर न्यूटन। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी सर्वप्रथम। गुरुत्वाकर्षण की खोज, गति के नियम, ये सब कर दिया न्यूटन भाई साहब दिया। एक बार मैं विस्तार में चर्चा करूंगा, शुरुआत करेंगे जब। लेकिन बाकी बताइए फोटोन क्या है कि प्रकाश है जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है? उन्होंने फोटोन नाम दे दिया। और इस नाम के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति होती है, ठीक है। कौन सी प्रवृत्ति होती है? कणीय प्रवृत्ति। अब देखिए कणीय प्रवृत्ति के बाद में अपने आगे बात करें, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल देखो साहब कितनी होती है? सबसे ज्यादा अगर चाल पूछे किसकी है तो प्रकाश की ही होती है। कितनी होती है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में प्रकाश लगभग 30 करोड़ मीटर चलता है। एक सेकंड में लगभग 30 करोड़ मीटर, सोचने वाली बात है ना, बड़ी जानने वाली बात है। कोई दिक्कत को नहीं, चलता है तो चलता है, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी तक इससे ज्यादा कोई कण नहीं बना है जो इतनी स्पीड से चल सकता है। प्रकाश या वो एक प्राकृतिक होता है। अगर मानव द्वारा आप देखिए जो सबसे तेज चलती है तो वो विद्युत है। उसके अपने विद्युत वाले चैप्टर में बात करेंगे कि कितनी इसकी चाल है, कितनी नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जिसमें कोई माध्यम नहीं होता। क्या नहीं होता? जिसमें कोई माध्यम नहीं होता, यानी कि अगर देखा जाए निर्वात तो वायु का एक सिंगल कण भी नहीं होता, एक सिंगल कण वायु का भी नहीं होता, बिल्कुल स्पेस खाली, कुछ नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसको? प्रकाश को। बिना माध्यम के ये गति कर सकता है, यानी कि निर्वात में भी ये गति कर सकता है और बहुत ज्यादा स्पीड में गति कर सकता है। सबसे ज्यादा अगर इसकी गति होती है तो निर्वात में होती है प्रकाश की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक बात तो इसकी प्रकाश की मैं आपको और बताता हूं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कौन गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित है? तो आपको आंसर देना था प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये बात चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इंद्रधनुष सब की बात अपने करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में शब्द आता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? अभी अपने बात की थी, प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में भी गति करता है। तो इससे आपको पहले तरंग इस प्रकार से तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है। लेकिन आपको समझना भी तरंग इस प्रकार से तरंग होती है, ठीक है। तो आपको देखना है कि प्रकाश तरंग दैर्ध्य होती क्या है। तरंग का ये ऊपर वाला जहां तक मैक्सिमम तरंग जाती है इसे बोलते हैं शृंग, और यहां पर नीचे तक जाती है इसे बोलते हैं गर्त। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एक शृंग और एक गर्त के बीच की दूरी। यहां पर एक तरंग कंप्लीट होती है आपकी,
ठीक है, या दो सुरंगों के बीच की दूरी, यहां पर भी ये दूरी होगी, या दो गर्तों के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी, ये भी तरंग दैर्ध्य। दो सुरंगों, वो भी कौन से, क्रमागत, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य होती है। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी भी क्या होती है, ये भी तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य को लिखा जाता है लैम्डा से। किससे लिखा जाता है, लैम्डा से। इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम इसका मात्रक होता है। और वैसे इसका मापन किया जाता है मीटर में, क्योंकि ये भी एक प्रकार की दूरी होती है और कुछ इसकी विशेष बात नहीं है। इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक कितने टाइम लगता है आने में। देखो, सूर्य का प्रकाश की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ एक सेकंड में चलता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है, 8.5 मिनट, लगभग 8.5 मिनट लगता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में। किसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लगता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इस लाइन में अपने कितने क्वेश्चन बनते हैं कि फोटोन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फोटोन को खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन ने प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति को बताया था, तो कणीय प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रकाश की निर्वात चाल कितनी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, फिजिक्स के जनक क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण के 6, गति के नियम 7। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित है वो अगर कोई चीज है जो सबसे ज्यादा तेल चलती है वो विद्युत है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। इसके बाद में तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्वेश्चन नंबर 9, तरंग दैर्ध्य का प्रतीक क्वेश्चन नंबर 10 लैम्डा होता है। रंग का निर्धारण भी तरंग दैर्ध्य के द्वारा किया जाता है। प्रकाश के रंगों का निर्धारण है ना, वो भी तरंग दैर्ध्य के द्वारा ही किया जाता है कि किसकी, अगर किसी की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो वो कौन सा रंग होगा, कितनी गति करेगा, कौन किसी की तरंग दैर्ध्य कम है तो वो उसका कौन सा रंग होगा, कितनी गति करेगा, उसका निर्धारण भी तरंग दैर्ध्य, रंगों का निर्धारण भी तरंग दैर्ध्य द्वारा ही होता है। इसके बाद सूर्य की प्रकाश जो पृथ्वी तक कितने टाइम में आता है, एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, तो लगभग अपने इतने क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तो इसी 4-5 लाइनों में अपने बन गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपको क्वेश्चन लाइन टू लाइन इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लिख के दे रहा हूं मैं बात, आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बस इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सभी टीचर जो दी बेस्ट पढ़ाते हैं, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता। सभी साइंस के जो टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, मैथ के टीचर, सभी के सभी दी बेस्ट पढ़ाते हैं। जहां से आपको वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मेन बात यह है आपको कंटेंट अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने आपको समझ में आना चाहिए, मोटी मोटी बात यही है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में देना है। ये होगी अपनी इतनी बातें, इसके बारे में अपने आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए फिर अपने, ठीक है, आगे बात करेंगे बारे में प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति, कणीय प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। अब बात करें प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति। तो प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति मतलब की है कि तरंग के बारे में मैंने बताई दी, 1 मिनट पहले बताइयो। ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति मैंने बता दी, तरंग के रूप में भी प्रकाश की इन बात ने बताइयो। इस बात को बताया था आपके हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और उसने बताया था कि जो प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति होती है, यानी कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी गति करता है, कण के रूप में गति करता है, ये बात न्यूटन ने बता दी थी, और तरंग के रूप में भी गति करता है, ये बात हाइजेनबर्ग ने बताती थी। पर एक वैज्ञानिक था मैक्सवेल, उसने बताया था कि मैंने अपने शुरू में अपनी बात की थी कि प्रकाश होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। तो इस बात को किसने बताया था, इस बात को बताया था मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी गति करता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द्वैत प्रकृति यानी कि प्रकाश तरंग प्रवृत्ति भी दर्शाता है और प्रकाश कणीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है, दोनों प्रवृत्ति दर्शाता है। इस बात को किसने बताया था, इस बात को बताया था डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अपने पास 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। अब बात करते हैं मानव नेत्र के बारे में, ज्यादा बात नहीं करनी, वैसे तो मानव नेत्र अपने बायोलॉजी में पूरे डिफाइन अच्छी तरीके से करेंगे, मानव नेत्र क्या है क्या नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो अपने प्रकाश चैप्टर में भी करेंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में आपको हल्की फुल्की बातें बता देता हूं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अपने वस्तु दिखाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हमें वस्तु किससे दिखाई देती है, आंख से क्यों दिखाई देती है, और तो कोई रीजन नहीं है ना, और की कानों से तो वस्तु नहीं दिखाई देती, आंख से वस्तु दिखाई देती है। तो जो वस्तु दिखाई देती है इसका मैंने आपको रीजन बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो आपको यह बात समझ आ गई, प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु दिखाई दे रही है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, आंख पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, रेटिना भाग पे बन रहा है, आंख के रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना भाग पे प्रतिबिंब बनता है। आंख का जो पिछले वाला भाग होता है ना, पीछे होता है आंख, वैसे आपने को तो इडिक दिखाई देती है ना, छोटी सी दिखाई दे, लेकिन वास्तव में नेत्र हमारा इतना नहीं होता, पीछे बहुत बड़ा नेत्र होता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं बना नहीं सकता, चलो अपनी कोशिश करते हैं आपको बताने। इस तरह से हमारी आंख होती है, तो इस वाले भाग पे प्रतिबिंब बनता है, इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, ये रफली डायग्राम बनाया अपने, आराम से आपको हर चीज डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता कैसा है, प्रतिबिंब बनता वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या है, अब जैसे सीधी सी बात है, वास्तविक का मतलब होता है ओरिजिनल,
ओरिजिनल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, ओरिजिनल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, अब जैसे मान लीजिए मैं आप मुझे देख रहे हो, तो ये क्या वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है? वैसे तो वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि आप अपने मोबाइल को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो तो अपने मोबाइल लैपटॉप जो भी आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखने के लिए चीज है उससे आप देख रहे हो। तो आप कंप्यूटर को देख रहे हो, मोबाइल को देख रहे हो, तो आप मोबाइल को छू सकते हो ना, तभी तो आप उसको देख रहे हो, ठीक है। लेकिन वास्तविक आभासी का मतलब आपको समझा देता हूं। आभासी का मतलब क्या, आप मुझे देख रहे हो फोन के अंदर, क्या आप मुझे छू सकते हो फोन से? अगर आप मुझे छूने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ मोबाइल को स्क्रीन को छू पाओगे। तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमारे बनता है सिर्फ नेत्र में, नेत्र की रेटिना पर। लेकिन बनता कैसा है, प्रतिबिंब बनता है उल्टा, यानी कि आप किसी भी वस्तु को देखते हो ना, तो आपका जो रेटिना पर प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, सीधी सी बात है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मुझे उल्टा बनाना मानना, फिर चीजें उल्टी क्यों कौन दिखा है, कौन दिखा है, क्यों कौन दिखा है? क्योंकि हमारे जो नेत्र पे जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना हुआ है, उसके बाद में क्या होता है, उस न्यूज को तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मस्तिष्क के पास भेजा जाता है, और मस्तिष्क उस इमेज की अध्ययन करके, उसको पढ़ के, उसको रीड करके, उसकी पिक्चर को सीधा करके और हमें पेश करवाता है, हमें माइंड में दिखाता है भी हाँ ये वस्तु है, तो हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है, ठीक है। प्रतिबिंब बनता कैसा, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो बेटा, कैसे समझोगे आप इस चीज को। अब जैसे आप रेलगाड़ी को देखते हो, तो क्या रेलगाड़ी आप देखते हो उसको, आपकी आंखों पे उसका प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन आप क्या, रेलगाड़ी आपसे छोटी है क्या? नहीं, रेलगाड़ी आपसे बहुत बड़ी है, लेकिन आप उसको देख रहे हो, यानी कि आपको फिर भी वो दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का, कि उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों में बना वो छोटा बना हुआ है। अगर वो प्रतिबिंब जितनी वस्तु है उतना प्रतिबिंब बनाते तो अपने को रेलगाड़ी दिखाई नहीं देती ढंग से, ठीक है। इसका मतलब यही है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। आपने एक लाइन सुनी होगी, नेत्रदान महादान, बिल्कुल अच्छी बात है, नेत्रदान महादान, नेत्रदान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेत्रदान के बाद में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब नेत्रदान किया जाता है तो पूरे नेत्र का दान नहीं किया जाता, आंख के कोर्निया भाग का दान किया जाता है। जब नेत्रदान किया जाता है उसका कोर्निया भाग जो है वो आपको दान किया जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके तरंगांक के बारे में बात कर ली, प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में बात कर ली, प्रकाश की चीजें के बारे में बात कर ली, तरंग दैर्ध्य के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब आप देखा प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश की एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, वे तरंगे जो वे तरंगे जिसमें कण होते हैं वो तरंग की लंबवत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से गति करते हैं, मतलब सीधी सी बात है, अभी अपने विजय इस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है। तो वे होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि जिसमें तरंग की दिशा में कण होते हैं वो लंबवत गति करते हैं, इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है। तो वो कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। एग्जांपल प्रकाशीय तरंगे, ठीक है। जो प्रकाशीय तरंगे होती हैं वो अयांत्रिक तरंगे होती हैं। अयांत्रिक तरंगों का मतलब है कि इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी मैं अपनी बात की थी कि प्रकाश तरंगों को कौन सी तरंगे होती हैं, वो अयांत्रिक तरंगे होते हैं। और मतलब क्या है अयांत्रिक का, कि संचरण या इसको चलन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गति कर सकता है जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, ठीक है। अब प्रकाश मापी यंत्र, ये क्वेश्चन एक बार अलग से पूछा गया था, तो सीधा ध्यान रखना, फोटोमीटर कैसे याद करोगे, चलो याद करवा देते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, इमेज, अपने फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है। फोटोमीटर, तो उसमें भी फोटो अपने कब क्लिक करते हैं, जब उसमें रोशनी होती है, अंधेरे में तो फोटो नहीं खींच सकते ना, प्रकाश होता है तभी तो फोटो खींचते हैं, तो प्रकाश मापी यंत्र फोटोमीटर, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब किसा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, उस प्रकार का जो होता है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो जहां से प्रकाश की किरणें आई हैं अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात अपने वास्तव में मिलती हैं, तो उस प्रकार की तरंगें होती हैं, उस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे कि आप किसी भी इमेज को देखते हो, ठीक है, जैसे आपने कुर्सी को देखा, मेज को देखा, तो वो परावर्तन के कारण अपनी वस्तु दिखाई दी है, तो वो वास्तव में अपने उसको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, उस प्रकार का जो प्रतिबिंब बना है वो बना है वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात तरंगें वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होते हैं, अपने फील होता है ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, तो उस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब को अपने छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। जैसे आप मिरर को देख लेना, सुबह सुबह उठ के आप शीशा देखते हो ना, अपना मुंह देखते हो सुबह सुबह उठ के, ठीक है,
मुंह देखते तो आपको जैसे दिखाई देता है, जैसा होता है वैसा ही दिखाई देगा, कोई नई चीज तो दिखाई देगी नहीं। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब बनता है। मैंने क्या बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। शीशे में आपने कभी आपको खुद को उल्टा देखा है क्या? होता ही नहीं है। ठीक है, सीधा बनता है। लेकिन शीशे में आप खुद को देखते हो, सिर्फ देख सकते हो, क्या उसे आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। आप सोचो मैं शीशे में से खुद को बाहर निकाल दो, नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा वो बाहर, सिर्फ आप उसे देख सकते हो, उसे छू नहीं सकते। ठीक है, तो एग्जांपल दिया दर्पण में स्वयं को देखना, ये कौन सा हो गया? ये हो गया अपना प्रतिबिंब के भी प्रकार हो गए, अनुप्रस्थ तरंगे हो गई। इतनी बात इतनी बात कर ली। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका वस्तु दिखाई देती है तो सीधी सी बात है, वो व्हाइट बोर्ड है, वो दिखने लग रही है, मैं भी दिखने लग रहा हूं। व्हाइट बोर्ड पर प्रकाश लिखे हुआ है, लाल मार्कर लिखे हुआ है, एक अक्षर लिख रहा है, हरे मार्कर लिख रहा है। अब जो मैं चीज लिखूंगा वो काला मार्कर लिखूंगा। स्वेटर मेरे पहनना है, नीला रंग ही पहनना है, नहीं तो थाने सारा अलग अलग रंग दिखने लग रही है। क्यों दिखा है? मेरी नीला रंग की स्वेटर था, नीला रंग की क्यों दिखने लग रही है? क्यों दिखने लग रही है? इतनी बात तो थाने समझ में आ गई। कोई भी चीज देखने वास्ते अपन प्रकाश की जरूरत है, बिल्कुल। तो आ स्वेटर नीला रंग की ही क्यों दिखने लग रही है? इनको रीजन है ओ, देखो, वस्तु दिखाई देती है क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण। इतनी बात तो क्लियर है। अब अपन रंगी की वस्तु जिक्र रंगी है भाई, क्यों दिखाई दे रहा है? समझो इस बात में। वस्तु जिस रंग की होती है वह प्रकाश के 7 रंगों में से उसी रंग का परावर्तन करती है, वह अन्य रंगों का अवशोषण कर लेती है। प्रकाश में कितने रंगों की बात की थी अपने? 7 रंगों की बात की थी। अब थर्मल में सवाल आसी, क्योंकि देखो लड़का तो गया 6-7 रंग की पता हुआ है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन लड़कियां ना जिका रंग बनेड़ा को नहीं बेही पता है, बेबी पिंक पिंक पिंक, मन तो दो ही जाना है और कौन जाना, ठीक है, पर मन हर जाना। अब थे सोचोगा इससे तो इनमें तो कोई बेबी पिंक कलर है ही कौन नहीं, फिर कुछ बेबी पिंक कलर बांध के बना दियो, ये कुछ भी कर सके, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो बेबी पिंक कलर है वो 7 रंग मिक्स करके कोई ना कोई 7 रंग, एक रंग हो सका, 2 हो सका, 3 हो सका, 7 मिक्स करके भी वो कलर बनायोगे हो सका, ठीक। अब देखो बात की, एक जिया स्वेटर था नीले रंग की दिखने लग रही है, इन रीजन क्या है? क्योंकि लाइट पड़ने लग गई स्वेटर पर, ठीक है। अंधेरा में किसी कलर की दिखेगी, नीले कलर की कौन दिखे नहीं, अंधेरा में तो काला रंग की दिखेगी, वो बड़े प्रकाश है को नहीं, और प्रकाश को नहीं देना अपन दिखे को नहीं मतलब काला रंग ही होगी, ठीक है। तो अब ये इंटर प्रकाश पढ़ियो, ध्यान समझियो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैं समझाने वास्ते बता रहा हूँ, कोई बताना आपकी अदर ना लियो कि माने या के मन में के देखो सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड है, ताकि दान चीजें समझ में आ जाए, और कोई मेरो किन्हीं मकसद को नहीं, किन्हीं कुछ कहने को, सिर्फ पढ़ाने वास्ते ध्यान बताना लग रहा हूँ, ठीक है। देखो नीले रंग की स्वेटर में पहन रखे, अखन नीले रंग ही क्यों दिखा है? इन रीजन वो है कि जे प्रकाश अपना ऊपर इस स्वेटर पर पड़े हुए है, ठीक है। तो तुम्हें 7 रंग है, तो आप 7 रंगा मुझको नीले रंग को प्रकाश है, नीला रंग को प्रकाश है नहीं, बाद में वापस भेज देगी, क्योंकि मैं थाने भी बताया परावर्तन होगा प्रकाश को, नीला रंग में वापस भेज दे, और बाकी जो 6 रंग बचे एक स्वेटर खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी कि सीधी सी बात है, जकी चीज अपन जरूरत ना हो है बात चीज अपन रखा नहीं, वापस भेज देनी, सेम टू सेम वही चीज है। अभी स्वेटर में नीले रंग ऑलरेडी है, जना नीले रंग को क्या करेगी, एक ने 6 रंग को नहीं, जिदा 6 रंग तो एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये सातों जो नीले रंग है वो वापस भेज देगी, और अपन स्वेटर के एक नीले रंगी दिखने लग जाएगी। ये वजह अपन वस्तु है जो रंगीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब थाने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बात क्या है कि बैंगनी रंग होता है ना, उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम। अब ऊर्जा आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कंफ्यूजन हो गया, नहीं कंफ्यूजन होने को टेंशन ना लो, ठीक है। आवृत्ति मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब हुआ है कि किसी भी तरंग या तरंग को कम 1 सेकंड में की गई कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में वो कितने कंपन करती है, वो उसकी संख्या होती है इस प्रकार से, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य आपको मैंने बताया ये जो बीच वाली दूरी है, तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है बैंगनी रंग की। कभी देख लेना, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे ज्यादा तीव्र होता है, इतना ज्यादा तीव्र होता है ना, बहुत ज्यादा तीव्र होता है, ठीक है। लेकिन बैंगनी रंग आपको कभी दूर से नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो चलता कम है। यानी कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। बैंगनी रंग चमकेगा बहुत ज्यादा, चमकेगा बहुत ज्यादा, लेकिन फैलेगा भी, चमकेगा तो फैलेगा, सीधी सी बात है। ये क्या करता है? अपनी एनर्जी है, आवृत्ति है, फैलने में वेस्ट कर देता है, तो ये ज्यादा दूरी नहीं तय करता। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है, तो इसको आप दूर से नहीं देख पाओगे। लेकिन लाल रंग क्या होता है? लाल रंग की आवृत्ति होती है बहुत कम, चमकता नहीं है लाल रंग, कभी नोटिस कर लेना, ठीक है। लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य होती है बहुत ज्यादा, और इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है? बहुत कम होता है, यानी कि ये फैलता बहुत कम है। अब इसको कैसे याद रखोगे? आप ज्यादा उछलोगे, मेरे पास ऐसे है, मेरे पास वैसे है, ज्यादा फैलोगे तो आप समाज आपको सर्वाइव नहीं करने देगा, ठीक है। समाज आपको सर्वाइव नहीं करने देगा, ज्यादा आप
जितना ज्यादा दिखावा करोगे उतना जल्दी आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, इससे बोला जाता है कि अपना सीधी रेखा में आप अपना काम करते जाइए, लाल रंग की तरह सीधी रेखा में आप अपना काम करके आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, क्यों? ये दिखावा नहीं करता, फैलता नहीं है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव भी होता है। आवर्ती ज्यादा उछलता नहीं है, इधर उधर नहीं भागता, सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देता है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, किसकी? लाल रंग की ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। इसी वजह से जो खतरों के निशान होते हैं ना, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है लाल रंग का। आप देख लेना, अपने घरों में कभी अपने रेड कलर के बल्ब नहीं जलाते रोशनी के लिए। हाँ, वैसे जलाते हैं नॉर्मली, पर उसका वो इतनी ज्यादा रोशनी नहीं करता है, वो अंधेरा सा फील होता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा खतरों के निशान है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे आप लाइटिंग देखते हो, रात को लाल कलर की दूर तक आपको दिखाई दे जाती है। खतरों के निशान होते हैं, जैसे बिजली घरों में भी दूर तक टावर वगैरह लगे होते हैं, वहां पे भी आपको लाल रंग दिखाई देता है। आप अपनी बाइक के पीछे देख लो, जो बाइक के पीछे वाली हेडलाइट होती है, कार के पीछे वाली हेडलाइट है, वो रेड कलर की होती है। इसी वजह से होती है क्योंकि जो नाइट में आप चल रहे होते हो तो लाल रंग आपको दूर से दिखाई दे जाता है। जो पीछे से बाइक आ रही होती है या पीछे से कोई साथ व्हीकल आ रहा होता है, वो आपको बता देता है कि आगे व्हीकल जा रहा है। ठीक है, लाल रंग की वजह से दूर से दिखाई देता है। इस वजह से खतरों के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। आपको बहुत समझाया जाता है कि आप खतरों से खेलने जा रहे हो। शादी में सिंदूर लाल रंग का होता है, और चूड़ा लाल कलर होता है, मेहंदी लाल रंग की होती है, जो आपको कपड़े जो पहनाए जाते हैं वो भी लाल कलर के होते हैं। अच्छे से दोनों जनों को समझाया जाता है, खतरों से मत खेलो, खतरों से मत खेलो, खतरा है आगे, खतरा है आगे, पर नहीं, अपने तो खतरों के खिलाड़ी हैं, खेलेंगे। ठीक है, तो ये बात फिजिक्स बता रही है कि लाल रंग खतरों का निशान होता है, पर नहीं, अपने तो नहीं मानना, अपने तो खतरों के खिलाड़ी हैं, खेलेंगे खतरों से। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए लाल रंग होता है इसी वजह से, क्योंकि उसकी आवृत्ति कम, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, और प्रकीर्णन होता है इसका बहुत कम। ठीक है, बैंगनी रंग आवृत्ति ज्यादा, तरंग दैर्ध्य कम, और अधिक प्रकीर्णन होता है। वस्तु क्यों दिखाई देती है? वस्तु जिस रंग की होती है वह उस रंग के साथ रंग प्रकाश में से उस रंग का परिवर्तन कर लेती है, अन्य रंगों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेते हैं। अब एक आप चीज और नोटिस करना, यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ब्लैक कलर का बोर्ड लगा दूं और उस पर ब्लैक मार्कर से लिखूं, क्या आपको कुछ दिखाई दे जाएगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं? अब आपको ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है, पूरी की पूरी ये बाहर कर रही है। श्वेत प्रकाश का मतलब है सातों सातों, यानी कि सफेद रंग के पास एब्जॉर्ब, सातों में से कोई रंग एब्जॉर्ब नहीं करता। 7 रंगों में से एब्जॉर्व करने के लिए, अवशोषण करने के लिए बस उसके कोई रंग की जरूरत नहीं, इसके पास सातों के सातों रंग है, इसलिए अपने ये ज्यादा चमकता है। काला रंग ज्यादा क्यों नहीं चमकता? इसी वजह से नहीं चमकता क्योंकि उसके पास वापस भेजने के लिए कलर होता नहीं, यानी कि कलर कोई कलर नहीं है, वो प्रकाश के सातों रंगों का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। अंधेरे को आप देख लो, अंधेरा आपको काले रंग का नजर आता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता, तो वो काला ही दिखाई देता है। तो काला कोई कलर नहीं है, सीधी सी बात है कि वो प्रकाश का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। अब देखो, अपने बात करते हैं कि सर ये सातों रंगों में से हम रंग बना के देखते हैं ना, तो अपने मैंने क्या किया? अब आप सोचोगे सर मैंने ना हरे रंग को और पीले रंग को बना दिया तो मुझे कोई और रंग प्राप्त नहीं हुआ, आपने तो कुछ और बताया था। तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि अपने पास जो मार्केट में रंग मिलते हैं वो उसमें अशुद्धियां पाई जाती है, इस वजह से हमें वो जो इसमें दिए होते हैं वो हमें प्राप्त रिजल्ट नहीं होते अशुद्धियों की वजह से। अगर पूर्णतः शुद्ध रंग होंगे ना तो ये पूरी बातों को फॉलो करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वजह से ही ये सारा रंग का सिस्टम होता है, वस्तु दिखाई देती है, मैंने आपको बता दिया है। तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? आकाश का रंग देखा सर काला, क्यों? क्योंकि वायुमंडल की उपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में, सॉरी, वायुमंडल की एब्सेंस में क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और प्रकाश का फैलाव नहीं होगा, तो फिर आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में तारों का रंग, तारों का रंग होता है उसके ताप को दर्शाता है। आपको पता है सूर्य भी क्या एक तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक सूर्य की क्या एक ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है, इसके बारे में आगे अपने विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपने इसका टॉपिक आएगा। तो अभी आपको ध्यान देना है कि जो तारों का रंग होता है वो उसके ताप का निर्धारण करता है। एक शब्द आता है क्वार्टस क्लॉक। क्वार्टस क्लॉक एक अपरेटस है, एक घड़ी एक प्रकार की, जो क्या करती है? समय के सूक्ष्म अंतर का सटीक रूप से मापन करती है। समय के सूक्ष्म अंतर, जो समय होता है टाइम का बीच में जो बहुत ही थोड़ा अंतर होता है ना, उसका बीच सटीक यानी कि संपूर्ण 100% अच्छा मापन, 100% क्लियर मापन होता है, उसका जो मापन करती है वो क्वार्ट्ज क्लॉक होती है। सूर्य में ऊर्जा स्रोत, सूर्य के अंदर आपको पता है इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतनी ज्यादा उष्मा है, वो किस कारण होती है? क्योंकि सूर्य के अंदर अभिक्रिया होती है। सर कौन सी? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन अणु मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का एक नाभिक, इस हाइड्रोजन का एक नाभिक, दोनों नाभिक आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का एक
नया नाभिक बना लेते हैं, और जब हीलियम बनता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। इस ऊर्जा के वजह से क्या होता है, सूर्य इतना ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा चमकता है। तो ठीक है, इस पर सूर्य पर कौन सी विक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, वायुमंडल में प्रकाश इतना फैलता क्यों है, तो वायुमंडल आपको पता है धूलकणों की उपस्थिति होती है, धूलकणों की वजह से प्रकाश का विसरण होता है, सीधी सी बात है, प्रकीर्णन विसरण एक ही बात है। ठीक है, टैचियन, टैचियन क्या है, मैंने शुरू में अभी अभी अपने बात की थी कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर या सबसे अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रकाश से ज्यादा तेज गति कर सके, लेकिन टैचियन एक काल्पनिक कण है, काल्पनिक सिर्फ इमेजिनेशन की हुई है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन की हुई है, एक कल्पना की हुई है कि भविष्य में अगर कोई ऐसा कण बनता है जिसकी गति क्या है, प्रकाश की गति से भी ज्यादा होती है, उसे उन्होंने नाम दे दिया टैचियन, नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए टैचियन क्या होता है, वे काल्पनिक कण जिसकी गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, मान लीजिए वस्तु का रंग है सफेद और उसे सफेद प्रकाश में रखा जाता है, वस्तु का रंग है सफेद और उसे सफेद प्रकाश में रखा जाता है, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी सर। अगर उसे पीले प्रकाश में रख दें तो वस्तु पीले रंग की दिखाई देगी, अगर उसे लाल प्रकाश में रख दें तो लाल रंग की दिखाई देगी, और अगर उसे नीले रंग में रख दें तो नीले रंग की दिखाई देगी, नीले प्रकाश में रख दें तो नीले रंग। वही वस्तु का रंग है मान लीजिए नीला, वस्तु का रंग क्या है, नीला है, अगर उसे सफेद प्रकाश में रखेंगे, इसमें सफेद प्रकाश में रखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि नीला रंग है, सफेद प्रकाश इस पर पड़ेगा, परावर्तन होगा, नीले रंग का नीली वस्तु दिखाई देगी। अब इसके बाद में अगर इसे पीले प्रकाश में रखेंगे तो ये वस्तु दिखाई देगी सर काली, लाल प्रकाश में रखेंगे तो भी वस्तु काली, ठीक है, और अगर इसे नीले प्रकाश में रखेंगे फिर ये वस्तु दिखाई देगी नीली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा इसको अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार रिवर्स करके देख लेना इसको, ठीक है। बाकी लगभग इतना कुछ है नहीं इसमें टफ आपके लिए, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने इसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश की परिघटनाएं। प्रकाश की परिघटनाएं क्या होती हैं, यानी कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रकाश किस तरह से व्यवहार करता है, जिसमें अपने मेन मैं आपको बता देता हूं 6-7 हैं। जैसे एक तो है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब है अपने प्रकाश के अंदर 7 अंकों की बात की थी, वो कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, उसके बाद में विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये कुछ परिघटनाएं हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक को उठाकर अपने इसके बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे इसका। उसके बाद में अपनी बात करेंगे सूर्य के बारे में, सूर्य पर नाभिकीय संलयन विक्रियाएं कैसे होती हैं, सूर्य कैसे चमकता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितनी है, वो सारा अपने उसमें देखेंगे सूर्य वाले चैप्टर में। फिर अपने इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, उसके बारे में देखेंगे। सीधी सी बात है, मैं आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से करवा दूंगा, ये आपका किस एग्जाम में भी काम दे देगा, लैब असिस्टेंट तक के काम में दे देगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में पटवारी में भी आइए, ठीक है, पटवारी में भी आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। 4th ग्रेड की वैकेंसी है, रीट मेंस का, रीट मेंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का, रीट मेंस के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। आपको इतना मैंने करवाया है जहां से क्वेश्चन आपको 101% मिलेंगे, श्योरिटी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, ढंग से देख लेना इसको, ढंग से इसके नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आरामदारी से आपको सारा आपको प्रोवाइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप सपोर्ट करिए इस चैनल को, लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस लगाइए, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा अच्छा हमें रिस्पॉन्स दोगे उतना ज्यादा आपको और ज्यादा कंटेंट लाने के लिए मन करता है। आप रिस्पॉन्स दोगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, कोई चीज नहीं समझ आ रहा है डायरेक्ट आप कमेंट में पूछिए, आपको डायरेक्ट उसका जवाब मिलेगा। आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, इस तरह से आगे सपोर्ट करते हैं, आपको आगे और ज्यादा अच्छा मैटर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ग्रुप डी में आपको पता है 30 नंबर की साइंस है, अगर आप अच्छे से मेरा सहयोग करते हो, अगर आप मेरा अच्छे से सहयोग करते हो ना, तो मैं आपको कंप्लीट साइंस ग्रुप डी के लिए 30 नंबर की, ठीक है, प्लस रीजनिंग 25 नंबर की मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, प्लस विज्ञान एवं विज्ञान टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी अपना टॉपिक होता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी आता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लगभग 5, 7 या 10 नंबर का वो टॉपिक है, मान के चलिए 65 नंबर का काम ग्रुप डी में 100 नंबर में से आपको मैं करवाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहना, सपोर्ट करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करवाना है,
ठीक है। आप इसका सब्सक्राइब को आप लेके जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा मैटर प्रोवाइड होगा, ठीक है। जेल प्रणाली तक आपको मैं पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक हैं आपको चाहे कैसे भी करके मैं आपको प्रोवाइड करूं, आपको मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ना है तो सर्वोदय क्लासेस पदमपुर श्रीगंगानगर, वहां पे हमारे साथ जुड़िए, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। अभी बीएसटीसी के बैच चालू है, एनटीपीसी के बैच चालू है, ग्रुप डी के बैच चालू है, जेल प्रणाली का सारा आपको अच्छे से मैटर करवाया जा रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा। तो वहां पे भी आप मुझसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन तो यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछिए, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। अगर नहीं कोई चीज बाय द वे आप मेरे से कोई मिस्टेक इसमें हो रही है तो आप मुझे बताइए कि सर ये चीज गलत है, ये चीज सही है। 99% तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में अगर आप इसके नोट्स तैयार करते हो खुद के खुद, वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स तैयार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुझे सहयोग करते हो, मेरे सब्सक्राइब बढ़ते हैं, ये चैनल ग्रोथ करता है, तो मैं आपको हैंडराइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको नोट्स तक मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा अभी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आप और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपको उस नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना और आरामदायक से पढ़ना, अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर करना, और मिलते हैं अपने कल इसी समय नेक्स्ट क्लास में प्रकाश की परिघटनाओं के साथ। धन्यवाद।